औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ूना वलहु अस्लमा मन फ़िस्समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। क़ुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बाति वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन नबिय्यून मिर रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अब क्या ये लोग अल्लाह की इताअत का तरीका छोड़कर कोई और तरीका चाहते हैं? हालांकि आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें चारों नाचार अल्लाह ही की ताबे फरमान है और मुस्लिम है और उसी की तरफ सबको पलटना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि हम अल्लाह को मानते हैं, उस तालीम को मानते हैं जो हम पर नाजिल की गई है, उन तालीमात को भी जानते हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और औलाद याकूब पर नाजिल हुई थी, और उन हिदायत को भी मानते हैं जो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे पैगंबरों को उनके रब की तरफ से दी गई। हम उनके दरमियान फर्क नहीं करते और हम अल्लाह के ताबे फरमान और मुस्लिम हैं। इस फरमाबरदारी और इस्लाम के सिवा जो शख्स कोई और तरीका इख्तियार करना चाहता है, चाहे का वो तरीका हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में वो नाकामो नामुराद रहेगा। मोहतरम सामीन, असल में इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि हमें ये गौर करना चाहिए कि इंसान की हकीकत क्या है, जिंदगी और मौत की हकीकत क्या है और कायनात की हकीकत क्या है। जब तक हम इन सवालों का जवाब हासिल नहीं करते, उस वक्त तक इस बात का तयन नहीं हो सकता कि दुनिया के अंदर जो है वो हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, हमारा बिहेवियर क्या होगा, हमारा निज़ाम क्या होगा। तो ये अहम तरीन सवाल है इंसानों के लिए कि इस सवाल का जवाब हासिल किया जाए कि क्या कायनात किसी हादसे के नतीजे में पैदा हो गई है, क्या हम खुद ब खुद पैदा हो गए हैं या नहीं, कोई एक मंसूबा साज है, कोई एक अलीमो खबीर हस्ती है, कोई एक ऐसी हस्ती है कि जो तमाम शय पर कादिर है, जो कादिर मतलक है, और उसने जो है इस अजीमुशान कायनात की तख्लीक की है और इंसानों को उसके अंदर भेजा है, और इंसानों का भी एक मकसद है कि जिसको यहाँ पर वो पूरा करना है। इस सवाल के जवाब के नतीजे में मुतय्यन होता है कि इंसान दुनिया में क्या रोल अदा करेगा और उसका क्या बिहेवियर होगा और कैसा निज़ाम जो है इस दुनिया के अंदर जो है वो तख्लीक करेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने बहुत साफ साफ कह दिया है कि पूरी कायनात का जो दीन है, पूरी कायनात का निज़ाम है, वो इस्लाम है, और वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। कायनात की हर चीज इस्लाम को फॉलो करती है। ये जिसे हम कहते हैं कि ये नेचर है, तो जिसे हम कहते हैं कि नेचुरल फोर्स है, सही मानों में वो खुदाई फोर्स है, वो खुदाई कुव्वत है कि जिसकी कायनात की हर चीज ताबे करती है। जमीन और सूरज, चांद और सितारे और आसमान और हवा और पानी, हर चीज का एक काम मुतय्यन है और उसके मुताबिक वो काम करते हैं और उससे वो सरेमुंह इनहराफ नहीं करते। और यही वजह है कि हम जानते हैं, बीइंग ए डॉक्टर, कि इवन हमारी जो सेल भी जो है वो किस कदर एक कॉम्प्लेक्स जो है वो एक वो तख्लीक है, और कितनी जो है वो पेचीदा और हैरान कुन उसके अंदर जो है वो फंक्शंस अल्लाह ताला ने रख दिए हैं। तो यकीनन ये सारी चीजें खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकती, खुद ब खुद नहीं बन सकती, बल्कि एक अजीम शान हस्ती है, एक उसकी सन्नाई करने वाला, उसकी तख्लीक करने वाला एक हस्ती है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात है, और उसी ने
कायनात को पैदा किया है और वही कायनात का मुंतजिम है और वही कायनात को चला रहा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। उसको ना ऊँघ आती है ना उसे नींद आती है, और पूरी तरह से जो उसने निज़ाम कायनात को अपने हाथ में रखा हुआ है, उसके हाथ में जो है वो जमीन और आसमान की जो है वो कुंजियां मौजूद हैं, और वो पहाड़ों के अंदर जो है किसी पत्थर में रहने वाले कीड़े से भी वाकिफ है, और दुनिया में कहीं भी वो गिरने वाले पत्ते से भी वाकिफ है। इस कदर उसकी अल्लाह ताला की कुदरत कामला है और इस कदर उसकी मॉनिटरिंग है। इसलिए इंसानों को जो अल्लाह ने एक थोड़ा सा वक्त दिया है, उसका काम यह है, अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कि हमने जिंदगी और मौत की तख्लीक की है ताकि हम आजमाएं कि कौन तुम में बेहतर अमल करने वाला है, कौन अच्छी तरह परफॉर्म करने वाला है अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक। लिहाजा अगर इंसान ने अपने इस वक्त को अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक इस्तेमाल किया है तो वो कायनात की तमाम कुव्वतों के साथ है, और अगर उसने उससे इनहराफ किया है तो उसने सही मानों में नेचर से और खुदाई फोर्स से और खुदाई तालीमात से इनहराफ किया है। लिहाजा मैं समझता हूं कि जो इस्लाम है इट इज फिजियोलॉजी, और जो कुछ अगेंस्ट इस्लाम है वो पैथोलॉजी है, वो इलनेस है, वो डिजीज है। लिहाजा ये ऐन जो है वो फितरत का तकाजा है कि हम कायनात के तमाम अजसाम की तरह इस्लाम को फॉलो करें और अल्लाह ताला के दीन को फॉलो करें ताकि हम इस निज़ाम के साथ हम आहंग हो जाएं। इसलिए जब लोग कहते हैं कि जी जैसे चाहो जियो, कि जैसे चाहो जियो इट इज अगेंस्ट द नेचर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबान इसलिए बनी है कि जबान से हम बातें कर सकते हैं और चख सकते हैं, जबान से जो है वो हम सुनने का काम नहीं ले सकते। आंखें इसलिए कि हम इससे देख सकते हैं, हम इससे बातें नहीं कर सकते। तो इसी तरह इंसान की जो तख्लीक है वो अल्लाह ताला ने एक मकसद के तहत बनाई है, और हमें वही काम करना चाहिए जिसमें अल्लाह ताला की रजा है। आप खुद देखें, जैसे चाहो जियो, इंसान डायबिटिक होता है, नहीं खा सकता मीठा, इंसान के लीवर और किडनी फेल हो जाए उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इंसान तो अपनी मर्जी से खा पी भी नहीं सकता, कुजा ये कि वो दावा करे कि जैसे चाहो जियो। लिहाजा नेचर का ये तकाजा है कि दुनिया में उस तरह से जियो जिस तरह से अल्लाह ताला की रजा है और जिसके मुताबिक पूरी कायनात चल रही है। आप ये देखें कि इस बात की खुद अक्ल मतकाजी है कि अगर ये दुनिया जो है अल्लाह ताला ने पैदा की है, कोई है चलाने वाला, और हमें एक महदूद वक्त दिया गया है और उस पर भी हमें इख्तियार नहीं है कि कब तक जिंदा रहना है। जो इंतहाई जो है वो अनसर्टेन रियलिटी है वो हमारी जिंदगी है, और जो मोस्ट सर्टेन रियलिटी है वो हमारी मौत है। तो क्या मौत के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं, जिंदगी तो एक तसलसल का नाम है। जिंदगी तो मौत एक वक्फा आता है मौत का, और उसके बाद जारी और सारी रहना चाहिए। इसलिए कि आप खुद सोचें कि अगर जिंदगी खत्म हो जाए तो फिर ये नामुकम्मल है, फिर एक तशनगी का एहसास रहता है, और अकल ये तकाजा करती है कि नहीं, जिंदगी को जारी रहना चाहिए। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हाँ, एक उखरवी जिंदगी है जो हमेशा और हमेशा रहने वाली है और जो कभी खत्म नहीं होगी, और वहां तुम्हारे आमाल के मुताबिक फैसला किया जाएगा और वहां पर जजा और सजा का इंतजाम होगा। आप ये देखें कि कोई फर्द एक कत्ल करता है, आप उसको एक बार हैंग कर देंगे। जिन लोगों ने अपने फैसलों के तहत हजारों कत्ल किए हैं, लाखों लोगों का कत्ल हुआ है और बड़ी बड़ी जंगें अजीम करवा दी हैं, क्या उन्हें कोई सजा दुनिया के अंदर मिल सकती है? यकीनन नहीं मिल सकती। तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे जो है वो पनिशमेंट का अच्छा इंतजाम हो। इसी तरह रिवॉर्ड्स देखें आप, कि बाज लोगों की इतनी भलाइयां होती हैं, इतना कार खैर होता है, इतनी नेकियां होती हैं, इस कदर खिदमत का काम वो करते हैं कि दुनिया में आप उसको रिवॉर्ड दे नहीं सकते। लिहाजा कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पूरा पूरा अज्र भी मिलना चाहिए और पूरी पूरी सजा मिलनी चाहिए। लिहाजा जिंदगी की जो तकमील होती है, जो तिश्नगी खत्म होती है, वो आखरत पर ईमान के बगैर मुमकिन नहीं है। लिहाजा आखरत की तैयारी करनी चाहिए, और यही वजह है कि कुरान कहता है कि तुम में वो लोग कामयाब हैं कि जो जहन्नम के आग से और नारे जहन्नम से बच गए और जिनको अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर जगह दे दी, तो यही हकीकी कामयाबी है। उसके बाद फरमाया कि हमने अंबिया भेजे, तो दुनिया के जो इंतहाई सच्चे तरीन लोग थे और बेहतरीन लोग थे, जिनके किरदार से ज्यादा बेहतर किरदार दुनिया में किसी का हो नहीं सकता,
और ये मुसल्लमा हकीकत है, ये एक तारीखी हकीकत है, ये कोई अफसाना नहीं है। हम सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन हैं, और उससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम, उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम, और यहाँ तक कि आले याकूब और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, तो ये सारे वो लोग थे अल्लाह के बरगजीदा इंसान, अल्लाह के बरगजीदा बंदे के, जिन्होंने अल्लाह ताला की हिदायत को जो है वो इंसानों तक मुंतकिल किया है, और उनके जरिए जो तालीमात मिली हैं उसी के अंदर जो है वो इंसानों की कामयाबी रखी गई है। लिहाजा हमें उसी को फॉलो करना है, और उन सब का दीन जो है वो इस्लाम था। और आखिरी बात यह है कि इस फरमाबरदारी के सिवा, यानी इस्लाम के सिवा, जो शख्स कोई और तरीका इख्तियार करे उसका वो तरीका हरगिज कबूल ना किया जाएगा, और आखिरत में वो नाकामो नामुराद रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर इंसान अपनी कामयाबी और सआदत चाहता है, और अगर वो राहत और इत्मीनान चाहता है, अगर वो इत्मीनान क़ल्ब चाहता है, अगर वो इस्लाह अहवाल चाहता है, तो उसे अपनी ज़ात में, उसे अपने ख़ानदान में, उसे अपने माशरे में, और उसे अपने पूरे निज़ाम के अंदर जो है वो इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा। उसी के अंदर अल्लाह ताला ने भलाई रखी है और कामयाबी रखी है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ, और मैं डॉक्टर औरंगज़ेब रहबर, जो अभी आपको इब्तिदाई गुफ्तगू रख रहे थे, और वो ख़ुद भी डॉक्टर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं KMDC में, जनरल सर्जन हैं, टीचर हैं, तो मैं उनको भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये गुफ्तगू रखी। अब मैं जो हमारा आज का मौजू CME का है, उसके हवाले से पहले मैं स्पीकर का एक मुख्तसर से तारुफ करा दूं, और थोड़ा सा फीमा का भी, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स की एक तंजीम है जो पूरे मुल्क में डॉक्टर्स में मेडिकल एजुकेशन और उससे रिलेटेड तिब्बी वर्कशॉप्स और दीगर कैपेसिटी बिल्डिंग के काम करती है। उसके साथ साथ दावत का काम, ताकि एक मुसलमान डॉक्टर, एक डॉक्टर जो कि एक फ़राइज़ मनसफ़ी अदा करता है, उसको किस तरह के अदा करने चाहिए, एथिकल वैल्यूज़, और इस तरह के किताबचे बाहर स्टॉल पे भी हैं, अगर आप चाहें तो ले भी सकते हैं। और रिलीफ का काम, अगर खुदा न खास्ता किसी मौके पर कोई हंगामी सूरत या वैसी रूटीन के हो जाए, तो ये काम फीमा करती है। और कराची के अंदर फीमा के तहत एक बड़ा आंखों का अस्पताल, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कैश काउंटर, जो अपने लिहाज से डॉक्टर्स की तंजीम का शायद वाहिद इस तरह का सेटअप हो, जो POBI हॉस्पिटल गुलिस्तान जौहर में है, और इस तरह के बहुत सारे कैंपसेस हैं। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है। इसके बाद मैं स्पीकर का तारुफ कराऊंगा, प्रोफेसर डॉक्टर अतहर मजीद खान साहब। ये कम्युनिटी मेडिसिन के शोबे से वाबस्ता हैं। लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री LCMD गुलिस्तान जौहर में शोबा कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा टीचर हैं, रिसर्चर हैं, वहाँ के डायरेक्टर हैं, रिसर्च सेल के तहकीक के शोबे से वाबस्ता हैं, और तहकीक के साथ साथ बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग की वर्कशॉप्स को कंडक्ट कराते हैं, अंडर ग्रेजुएट्स को भी और पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और आज की जो CME है उसके हवाले से अपनी प्रेजेंटेशन और अपनी गुफ्तगू रखें। प्रोफेसर डॉक्टर अतहर मजीद खान साहब। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने यूज़ कर रहे होंगे, या पढ़ रहे होंगे, या देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। इससे मतलब हमें लड़ना नहीं है, पहली बात तो ये कि हमें फाइट नहीं करना इसके साथ अपने आप को कंपेटेबल बनाना है, इसको यूज करना है और इससे अपना बेनिफिट लेना है, ठीक है। अगर इसके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएंगे तो हम उसको मतलब उस बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब जो AI का रोल है वो आपके पास एजुकेशन में भी है, रिसर्च में भी है, इवन मेडिसिन में भी है। आप लोग देख चुके हैं कि मेडिसिन में, रेडियोलॉजी में किस तरह AI डेवलप हुआ है अब, ठीक है ना। तो ये आने वाले दिनों में अब ये आपके पास आता जाएगा, ठीक है। और अभी तो हम बहुत ही इनिशियल स्टेज के ऊपर है, ठीक है। जिसे बाज़ लोग कहते हैं अभी हम स्टेज 2 पर हैं, और इसके स्टेज 7 और 8 हैं,
ठीक है ना। वो स्टेज जैसे जैसे बढ़ती चली जाएंगी, ऐसे वैसे वैसे इसकी कैपेबिलिटीज बढ़ती चली जाएंगी, हमारा रोल कम होता जाएगा। ठीक है, मार्केटिंग में चले जाएं, रिसर्च में चले जाएं, कंटेंट राइटिंग जो आप लोग पहले आप लोग तो नहीं कहूँगा, एक जनरल पब्लिक जो है वो 20,000 में आर्टिकल लिखाती थी। ठीक है, अब वो रेट 5,000 पे आ गया, कल को वो 2,000 पे हो जाएगा और उसके बाद वो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट है। ठीक है, आने वाली चीजों के ऊपर भी। और इसको इसकी दो साइड्स हैं, एक ब्राइट साइड है और एक डार्क साइड है। ठीक है, अभी तो मैं आपको इसकी ब्राइट साइड बताऊंगा रिसर्च के अंदर, और उसके बाद फिर लास्ट में मैं इसको डार्क साइड बताऊंगा जो कि अनएथिकल है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि तो कौन सी यूज करनी है वो हमारे ऊपर है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसका यूज हम आर्टिकल में देखें, आर्टिकल राइटिंग में, साइनॉप्सिस में, डिसर्टेशन। तो जो आपके पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, एफसीबीएस प्रोग्राम्स हैं जिसमें डिसर्टेशन है, पीएचडी तो बिल्कुल प्योरली आपका डिसर्टेशन के ऊपर होता है। 1 साल का कोर्स या एमफिल कोर्स है या मास्टर्स प्रोग्राम है, एमडी प्रोग्राम है, एमएस प्रोग्राम्स हैं। तो उसमें बेसिक जो नीड है लोगों की वो उनकी डिसर्टेशन है या उनकी साइनॉप्सिस है। ठीक है ना, बेसिक नीड है जो उनको प्रॉब्लम करती है। हम क्लिनिशियंस को, जो हम क्लिनिकल डॉक्टर्स हैं, वहाँ हमारी इस पर एक्सपर्टीज जो है वो नहीं आ पाती, उसमें हमें टाइम लगता है, उसके लिए फिर हम दूसरों से हेल्प लेते हैं। तो अब हमें हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कोच है, ये हमारा मेंटर है, जो चीज आपको चाहिए ये आपको बताएगा। ठीक है, ट्राई करके देख लें इसको रिलीजन में, ट्राई करके देख लें इसको एजुकेशन में, हर चीज में आप इसको ट्राई करके देख लें। ठीक है, इससे आप हदीस पूछें, इससे आप कुरानी आयत पूछें, इससे आप किसी टॉपिक के ऊपर खुतबा बनवा लें। ठीक है, इस पे आप कोई लेक्चर बनवा लें। ठीक है, ये सब काम करता है। फैक्ट कितना सही है कितना गलत है ये ह्यूमन स्किल है, ये ह्यूमन बताएगा। क्योंकि ये तो इंटरनेट पे जितना भी लिटरेचर मौजूद है वहां से लिटरेचर आपको उठा के देगा, ये ऐसी ऐसी चीजें आपको बना के देगा कि आपके तसव्वुर में नहीं है। ये पूरे आपके आर्टिकल बना के दे देगा, पूरे 20 रेफरेंस दे देगा। ठीक है, और उस रेफरेंस को फिर आप ढूंढते रहें, नहीं मिलेगा, खुद बना के देगा। ये ऐसा रेफरेंस जो आप सर्च कर करके मर जाएंगे, नहीं निकल के देगा, क्योंकि ये खुद ऑटो जनरेट करता है। इसको कोई चीज नहीं मिलती तो ये नहीं कहता, बड़ी मुश्किल से, ये खुद ऑटो जनरेट करता है। ये डिसेप्शन है, दज्जाल, फ्यूचर आने वाले दिनों में ये डिसेप्शन है बेसिकली। आपने देखा होगा ना कि मूवीज बना रहा है, ठीक है ना, जॉर्ज बुश जो है वो तकरीर कर रहे हैं कि फलां पे अटैक कर दो, ठीक है, तो लोग लड़ जाएंगे। ठीक है, मालिक साहब का एक वीडियो अथर साहब के पास चली गई। ठीक है, मालिक साहब कह रहे हैं यार ये सही आदमी नहीं है, ये खराब है बहुत, ये वो। दूसरे दिन अथर साहब लड़ रहे हैं मालिक साहब से, अथर साहब कह रहे हैं मैंने तो ये वीडियो बनाई नहीं। तो कौन बना रहा है? वो सब इनका कमाल। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज इंफॉर्मेशन आपके पास आती है उसको चेक करें, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, ओके जी। तो कौन पहले और कौन बाद में और कौन जीतेगा? ह्यूमन ने बनाया, अब वो, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस ने इसको बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ह्यूमन को चला रहा है, ये हमें चला रहा है। ठीक है, लेकिन आने वाले डिकेड्स में कौन कामयाब है? जिसकी क्रिटिकल स्किल्स अच्छी हैं वो जीतेगा। जो टेक्नोलॉजी के साथ चलेगा वो जीतेगा, वो लोग जीतेंगे, वो सक्सेस करेंगे। ठीक है ना, तो क्रिटिकल स्किल्स, आपकी क्लिनिकल स्किल्स के साथ क्रिटिकल स्किल्स बहुत जरूरी है, जो सॉरी टू से हमें पढ़ाई नहीं जाती। ठीक है ना, कुछ इंस्टीट्यूट्स में तो शायद होता हो, लेकिन मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में हमें नहीं सिखाई जाती क्रिटिकल स्किल्स, कैसे एनालाइज करना है। बहुत शोर है, अनएथिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां से यहां तक का हमने सफर किया है, डायल वाले टेलीफोन से, शायद आप में से किसी ने तो देखा भी ना हो वो डायल वाला फोन जिसपे ताले लगते थे घरों में, ठीक है, लॉक होता था, और वहां से हम स्मार्टफोन पे आ गए। तो क्या हमने गलत किया स्मार्टफोन यूज करना? बताएं, गलत था, लेकिन उसका पॉजिटिव जिसने यूज किया वो सही था, इसका नेगेटिव यूज भी है। टाइपराइटर से लैपटॉप पे आ गए,
टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हमने, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों नहीं? सिर्फ ये कि उसमें चेक एंड बैलेंस है, बस हमें अपने चेक एंड बैलेंस इस पे रखना है। तो जितने लोगों ने इसको यूज किया हो उनके पास वो तो लॉग इन कर सकते हैं आराम से। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बार्ड है, परप्लेक्सिटी AI है, ठीक है, वो रिसर्च से रिलेटेड है। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मूवीज बनाए, दुनिया भर के काम है। तो हमारे पास जो हमसे जो रिलेटेड है वो बेसिकली चैट जीपीटी है। आप में से जितने लोगों ने उसको कभी यूज किया हो, कितने लोगों ने यूज किया है उसको या यूज कर रहे हैं अभी चैट जीपीटी को? कर रहे हैं, ओके गुड। किस पर्पस के लिए? रिसर्च के लिए, पब्लिकेशंस के लिए, एप्लीकेशन? आप लिख के देख लें, एक एप्लीकेशन लिखें आप, इसको कमांड दें कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए और एचओडी मेरे फला है, ठीक है, और मुझे बहुत ही खूबसूरत किस्म की, इंटेलिजेंट किस्म की एप्लीकेशन चाहिए जिसमें बहुत प्रेज कर रही हूँ एचओडी को या कर रहा हूँ। और उसके बाद वो देखें कि आपको 10 सेकेंड्स के अंदर जो एप्लीकेशन लिख के देगा वो आप शायद 1 महीने तक भी लिखते रहें तो आप नहीं लिख सकते। जितनी अच्छी एप्लीकेशंस आपके पास आ रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस बंदे ने तो लिखी नहीं होगी, इसकी तो लगता ही नहीं है मुझे, लेकिन उसकी एप्लीकेशन बढ़ के आपको लगता है कि यार क्या इसने तारीफें लिखी हैं और कितने अच्छे वर्ड यूज किए इसने और बहुत ही सिस्टमेटिकली उसने किया है जो कि अप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो ये सब इसका कमाल है, तो लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यूज करना भी चाहिए, ठीक है, ऐसी कोई गलती नहीं है इसमें। ओके, मेरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट होगी कि आप सबके पास माशाल्लाह स्मार्टफोन्स होंगे, ठीक है, तो अगर आप अपने जीमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट को ओपन कर लें, उसके थ्रू फिर आप चैट जीपीटी पे लॉग इन हो सकते हैं आराम से। अपने जीमेल या गूगल अकाउंट पे लॉग इन हो जाएं, बहुत सारे लोग तो लॉग इन होंगे ही ऑलरेडी। ओके जी, देखिए आप इसको एक साथ खुद प्रैक्टिस करेंगे इस वर्कशॉप में तो आपको ज्यादा लर्निंग होगी, आप ज्यादा सीख पाएंगे। जो लोग लॉग इन हो गए वो गूगल पे जाके सर्च चैट जीपीटी कर लें। ओके जी, जब आप चैट जीपीटी को सर्च करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। इसमें जो फर्स्ट वाला है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे लॉग इन डिटेल्स आएंगी, ये विंडो आएगी आपके पास। जो लोग पहले से जिनका अकाउंट बना हुआ है वो साइन लॉग इन कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है मेजॉरिटी के पास वो साइन अप कर सकते हैं। जब आप साइन अप को क्लिक करेंगे तो आपसे ये इंफॉर्मेशन बोलेगा, तो आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो ये आपको लिंक कर देगा जीमेल से और ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। ओके जी, जो लोग नए हैं उसमें थोड़ा सा बस एक जल्दी से ब्रीफ दे दूं, ठीक है। इसमें ये जो एरिया है यहाँ पे आप जो भी मैसेज इसको लिखना चाहें, ठीक है, आप अपना मैसेज इसमें कन्वे कर सकते हैं। ये चैट जीपीटी 3.5 है जो कि फ्री वर्जन है, ठीक है। इसका जो न्यूएस्ट वर्जन है वो पेड है और चैट जीपीटी 4 ये $20 पर मंथ पेड है, लेकिन इसमें आप बहुत ज्यादा चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। और चैट जीपीटी 5 आने वाले आइंदा दिनों में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन है, अपग्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देता है कि जो कुछ आप यहाँ पे लिख रहे हैं, जो भी कोई चीज आंसर आ रही है उसको आप एक्सपोर्ट कर लें, अपने ईमेल पे ले आए तो वो आपके ईमेल पे चली जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है, ये अगर आप क्लिक करेंगे तो कॉपी का ऑप्शन है और यहाँ पे ये न्यू चैट है। अच्छा, इसमें फंक्शन ये कि आप जो भी चीज टाइप कर रहे होंगे, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई नई चीज इससे पूछना चाहूं तो आपको फिर न्यू चैट पे जाके ओपन होना पड़ेगा, अदरवाइज ये कंटिन्यूटी में चलेगा, ठीक है ना। अदरवाइज ये सोचेगा कि आप उसी से रिलेशन में बात कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि जब भी कोई नई चीज, कोई नई टास्क आप करना चाहें तो वो न्यू चैट को ओपन कर लें। जैसे कि इसको अगर हम ऑप्शन दें, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल आंसर कर रहा होगा साथ में, ठीक है। इसको हमने पहली कमांड दी कि हमें बताए कि रिसर्च प्रपोजल के कौन कौन से स्टेप्स हैं या कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसने सारी हमें लिस्ट में ये बता दिया है कि कौन कौन से इसके स्टेप्स हैं। ओके, ये लिखने का मतलब क्यों जरूरी है, ठीक है।
असल में असल चीज जो अब चैट जीपीटी के साथ या जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है उसमें है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि आप इसको मैसेज कैसे कन्वे करेंगे। जिस तरीके से आप इसको मैसेज कन्वे करेंगे ये उसी तरीके से आपको आंसर निकाल के देगा। ठीक है, असल चीज है कि आप मैसेज इसमें कैसे लिखेंगे या उसको प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे इस वाले एरिया में। ठीक है, अब इसमें आप सिर्फ एक चीज टाइप करें, हाउ टू राइट द प्रॉम्प्ट इन चैट जीपीटी, हाउ टू राइट द प्रॉम्प्ट इन चैट जीपीटी। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट में आपको ये बताएगा कि आपकी प्रॉम्प्ट जो है वो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये हमें जानता तो नहीं है, ठीक है ना, मेरा बैकग्राउंड नहीं जानता, ठीक है, मैं ये काम रिसर्च प्रपोजल क्यों लिखना चाह रहा हूं ये नहीं जानता, रिसर्च प्रपोजल की क्या गाइडलाइंस है, ठीक है ना, मल्टीपल गाइडलाइंस है। तो आपने जब इसको पहले जो हमने आपको प्रॉम्प्ट दी थी कि रिसर्च प्रपोजल के कंपोनेंट्स बताएं, तो आपने इसको जनरल इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे दी कि रिसर्च प्रपोजल है, इसके ये कंपोनेंट्स। अगर आपके पास सीपीएसपी की गाइडलाइन है तो इसको लिख दें इसके ऊपर, ठीक है, कि कंपोनेंट्स जो हैं वो ये कंपोनेंट्स हैं, इसमें मुझे रिसर्च प्रपोजल चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आप इसको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। कि मैं लेट्स सपोज आप कह सकते हैं कि आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी इन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन और फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एफसीपीएस आई हैव टू राइट द साइनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, काइंडली राइट अ रिसर्च प्रपोजल ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो ये उस मतलब उस आपने जो गाइडलाइन दी है ना, जो आपने कॉन्टेक्स्ट दिया है उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट कि आप अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, टास्क आपकी नीड क्या है, ठीक है, और बहुत ही स्पेसिफिक कि आपको कोई चीज 100 वर्ड्स में चाहिए, 500 वर्ड्स में चाहिए, 2000 वर्ड्स में चाहिए या 1000 वर्ड्स में चाहिए। ठीक है, तो आपने बहुत स्पेसिफिक होके चलना। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट कमांड हम देते हैं, काइंडली सजेस्ट 5 न्यू टॉपिक्स ऑन डायबिटीज मेलाइटस। आप इसको बहुत स्पेसिफिक भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई डिजीज है। ठीक है, अब ये आपको अगर आप एंटर करेंगे, अब आप क्योंकि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं खुद, ठीक है ना, तो आप इसमें बता सकते हैं कि आया इसमें कोई इन टॉपिक्स में कोई नई बात है या ये सब पुरानी है, कोई इसमें टॉपिक आपको नया लगता है या नहीं। अगर टॉपिक नंबर 5 है, ठीक है, डाइटरी पैटर्न एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ये नया टॉपिक है या वो ओल्ड पुराना टॉपिक है, इसका मतलब है कि ये इसमें इस टॉपिक में कोई नई चीज नहीं है। ठीक है ना, अब आप इसको दूसरी कमांड दे सकते हैं। ठीक है जी, अब इसलिए आपने इसको दूसरी कमांड दी, ठीक है, कि मुझे टॉपिक 5 से रिलेटेड कोई और टॉपिक्स बना के दें। अब इसने आपको ये टॉपिक्स देना शुरू किए, इनमें कोई नई बात है मेडिसिन से रिलेटेड, ये आप बता सकते हैं क्योंकि आप लोग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। डाइटरी इंटरवेंशन फॉर डायबिटीज प्रिवेंशन इन हाई रिस्क पॉपुलेशन, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड इन डायबिटिक रिस्क, ठीक है, कल्चरल एंड रीजनल डाइटरी पैटर्न एंड डायबिटीज, ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड डाइटरी पैटर्न्स ऑन अडल्ट डायबिटिक रिस्क। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक्स डेवलप करके देता रहेगा, आप इसको और स्पेसिफिक करते चले जाएं। ठीक है, ये आपके लिए आइडियाज जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो स्पेसिफिक यहां पे ह्यूमन स्किल्स आते हैं कि आप इसको किस तरीके से काम लेना चाह रहे हैं। ठीक है ना, दूसरा तरीका जो है वो आप ये कर सकते हैं कि कोई भी जर्नल ओपन करें, जर्नल ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का कोई भी जो करंट इशू है उसको ओपन कर लें और इसमें से कोई भी एक टॉपिक जो है जो रिसर्च यहाँ टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है उसको आप कॉपी कर लें। ये एक टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि सजेस्ट 5 टॉपिक्स रिलेटेड टू अबव टॉपिक, इस टॉपिक को और एडवांस करेगा। ठीक है, आपसे सुपरवाइजर कहते हैं ना कि जी नया कोई टॉपिक लेकर, तो वो टॉपिक कहां से आएगा। तरीका तो ये है कि आप कोई अच्छे जर्नल्स जो हैं, जैसे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है या ब्रिटिश जर्नल ऑफ सर्जरी, उसका कोई करंट उसमें से जो टॉपिक आपको लगे कि एप्लीकेबल है
उसके ऊपर अपना टॉपिक बनाए, क्योंकि उसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश नहीं हुए होंगे, एटलीस्ट पाकिस्तान में नहीं होंगे, हेलो चेक ठीक है ना? उस टॉपिक को आप थोड़ा सा सेट भी कर सकते हेलो हेलो ठीक है? चेक तो जब आप हेलो। इसको ऑप्शन देंगे तो ये नए टॉपिक्स आपको बना के देना शुरू करेगा, ठीक है, नए ऑप्शन ये आपको देना शुरू करेगा। जैसे से पहला दिया एंटीबायोटिक रिसीवर्ड इन कोविड-19 ऑप्टिमाइजिंग ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, impact of comorbidities on COVID-19 super infections, microbiome this regulation and super infections COVID-19, क्योंकि हमारा टॉपिक जो था वो COVID-19 से रिलेटेड था, ठीक है। तो इसने बेसिकली आपको ये टॉपिक्स देना शुरू कर दिए। तो आप टॉपिक सिलेक्शन आपका काम है, ठीक है ना, कि कौन सा टॉपिक आपके लिए फीजिबल है, ठीक है। अमूमन आप लोगों को कहना चाहिए कि कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है, ठीक है। तो आप इससे ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कोई क्लिनिकल ट्रायल इन टॉपिक से रिलेटेड दे, ये आपको क्लिनिकल ट्रायल्स इन टॉपिक से रिलेटेड बना के देगा, ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो अगर जब हमने इसको इससे टॉपिक से रिलेटेड क्लिनिकल ट्रायल बनाने की कमांड दी तो इसने आपको ये लिख के देना शुरू कर दिया कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्टडी डिजाइन क्या होगा, पार्टिसिपेंट्स क्या होंगे, ठीक है, इंटरवेंशन ग्रुप क्या होगा, कंट्रोल ग्रुप क्या होगा, प्राइमरी आउटकम क्या होगा, ठीक है। तो इसने आपको सजेशंस देना शुरू कर दी। अब इसको आप अपने हिसाब से मतलब अपडेट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसने पूरी इंफॉर्मेशन आपको देना शुरू कर दी, ठीक है। अगर आप खाली इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये इनकम्प्लीट है, ठीक है ना, ये इनकम्प्लीट है, आपको इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी साथ साथ, ठीक है। अब लेट सपोज कोई टॉपिक है, ठीक है, अब आपने इससे रिक्वेस्ट की है कि मुझे 500 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिख के दे दे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इसने हमें लिख के देना शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें क्या चीज कम है, डेफिशिएंसी, क्या चीज इसमें नहीं है इंट्रोडक्शन के अंदर, रेफरेंस, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि प्रॉम्प्ट में आपको यह भी लिखना पड़ेगा कि प्रोवाइड द रेफरेंसेस इन टेक्स्ट एंड आल्सो द लिस्ट, तो फिर ये आपको लिख के देना शुरू करेगा, ठीक है जी। तो इसने रिफ्यूज किया, ठीक है, यहां पे इसने रिफ्यूज किया है, ये कहता है कि मैं आर्टिकल्स को नहीं कर सकता, ठीक है, मैं उन वेबसाइट्स पे नहीं जा सकता, ये इसका एथिकल इशू है, लिमिटेशंस कह सकते हैं आप। लेकिन जब आप चैट जीपीटी 4 वगैरह यूज करेंगे या इसके प्लगइन्स यूज करेंगे, प्लगइन्स पेड हैं, इसके 100 से ज्यादा प्लगइन्स हैं, ठीक है। प्लगइन से मतलब ये है कि आप कोई एक प्लगइन अगर आप परचेज करते हैं लेट सपोज, और फिर आप उसको कमांड देते हैं कि मुझे यहां से यूएसए जाना है, इस डेट को जाना है, मेरा फ्लाइट प्लान बना के दो, मुझे सबसे सस्ती टिकट एयरलाइन की बता के दो, और कौन से रूट्स होंगे, कौन सी एयरलाइन होगी, वो सारी चीजें बता के दो। तो ये आपका पूरा एक स्केड्यूल बना के देगा कि फला एयरलाइन बहुत चीप है, आप उससे टिकट बुक करा लें। चैट जीपीटी 4 में 3.5 में प्लग इन नहीं है, चैट जीपीटी 4 में प्लग इन्स हैं। जब आप वो परचेज करते हैं तो आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, फिर आपको ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है, आपको लेटेस्ट आर्टिकल्स देता है, आपको एनालिसिस में हेल्प आउट करता है, ठीक है, वो पेड वर्जन है इसके, ठीक है, वो सारी चीजें पेड वर्जन है, ठीक है। आप इसमें अगर सेकंड कमांड देंगे प्लीज राइट द मेथोडोलॉजी, ओके जी, तो ये अब मेथोडोलॉजी जनरेट करके देगा आपको, ठीक है। इसको रीड करना, कौन सा आपके पास एप्लीकेबल है, कौन सा एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ये आपका काम है, यहां पे ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता के देगा। ये सैंपल साइज कैलकुलेट कर सकता है, सैंपल साइज कैलकुलेट करेगा, सीपीएसपी की रिक्वायरमेंट है, सैंपल साइज बताइए, कैलकुलेट द सैंपल साइज फॉर अबव स्टडी।
ये देख लीजिए, इसने आपको सैंपल साइज में कैलकुलेट करके दे दिया। सैंपल साइज में अगर आपकी कोई स्पेसिफिक परसेंटेज है, जैसे कि सीपीएसपी कहता है या दूसरे जर्नल्स कहते हैं कि आप कोई आर्टिकल्स में से परसेंटेज लेकर आए या मीन स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर आए, आप उसको बता दें, वो उसकी बेसिस, उस परसेंटेज की बेसिस के ऊपर आपको सैंपल साइज कैलकुलेट देगा। डू यू नीड अ स्टैटिस्टिशियन? तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको ये चीजें करके दे रहा होगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब इसको कमांड दें कि डेवलप अ क्वेश्चन फॉर अबव स्टडी। आपको हफ्तों लग जाते हैं क्वेश्चन बनाने में, ठीक है ना। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बाज लोग जो है उनके 4-4, 5-5 आर्टिकल 2-2, 3-3 महीने में पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उनको चीता समझते होंगे, चीता या चीते हैं, चीती है। तो वो सब इसका कमाल है। सिर्फ वो अपनी क्रिटिकल स्किल्स और कंप्यूटर स्किल्स को यूज करते हुए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप जो चीज अपनी तरफ से ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ये आपको ऑप्शन दे रहा है। तो अगर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप इसको मजीद लिखें, ये उसको ऐड करेगा, ठीक है। मतलब रिव्यू करता चला जाएगा जो चीज आप इसमें ऐड करवाना चाहते हैं कि नहीं ये मुझे करना है, ठीक है। ओके, अब आता हूं मैं एक दूसरी तरफ। ओके जी, हमने एक टेबल जो है वो लाजमी जब आप एनालिसिस करते हैं तो उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो टेबल के फॉर्म में आते हैं। तो हमने एक टेबल किसी भी आर्टिकल से लेके इसमें पेस्ट किया है और इसको कमांड दी है कि काइंडली इंटरप्रेट द टेबल। ये देखिए, अब ये इंटरप्रिटेशन इसने देना शुरू कर दी। तो अगर आपके पास रिजल्ट्स हैं तो आपको इंटरप्रिटेशन करने की खुद जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी आपको इंटरप्रेट करके देता है, आपका काम उसको रिव्यू करना और उसको सही करना है, ठीक है। अभी इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये कि ये पैराग्राफ फॉर्म में नहीं है, ठीक है। आप इसको दोबारा एक नई प्रॉम्प्ट दें कि काइंडली राइट इन पैराग्राफ। ठीक है, तो ये इसमें पी वैल्यूज भी मेंशन कर देगा, परसेंटेजेस भी मेंशन कर देगा, तो आपके सारे टेबल्स को ये इंटरप्रेट कर देगा, ठीक है। ओके, इसके बाद जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास रेफरेंसेस कुछ डिफरेंट स्टाइल में होते हैं, ठीक है ना। जैसे एपीए स्टाइल में या हार्वर्ड स्टाइल में, ठीक है। उन रेफरेंसेस को आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। एक रिव्यूअर की तरफ से कमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो अब जब हमने इसमें रेफरेंसेस कॉपी किए हैं तो इसको हम कमांड दे सकते हैं। ये देखिए, इसने वैंकूवर से उसको चेंज किया है, जो भी हमने इसको कमांड दी है वो हार्वर्ड स्टाइल में, ठीक है। अब इसने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे काम खुद आपको करके दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको एक रिसर्च प्रपोजल लिखने में कितना टाइम चाहिए, ठीक है। अब वो तो 5 मिनट भी आप बहुत कह रही हैं, इसको आप 10 सेकेंड्स देंगी और से कहेंगी कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे रिसर्च प्रपोजल इन हेडिंग्स पे लिख के दे दे, तो ये आपको लिख के दे देगा, ठीक है। सिर्फ आपका काम उसको रिव्यू करना और उसमें जो डेफिशिएंसीज हैं वो उनको करना है। प्रॉब्लम सिर्फ ये आता है कि अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करके डॉक्यूमेंट पे लेकर आएंगे तो ये प्लेजरिज्म में जाएगा, ठीक है, ये प्लेजरिज्म में जाएगा। तो उसके लिए फिर आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा या चीजों को इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब देखिए इसकी डार्क साइड है जो कि अनएथिकल है, टोटल अनएथिकल है। जो ये मैंने आपसे कहा था ना कि ये आपको करके देता है, तो इससे थोड़ा सा आप लोगों को बचना है, ये अनएथिकल है, ठीक है। जितने आर्टिकल्स आप इसको बता रहे हैं, ठीक है ना, आप इससे कहें कि ये आर्टिकल है और उसको कॉपी पेस्ट कर दें पूरे आर्टिकल को और उससे कहें कि मुझे समराइज करके दे दे, ये एथिकल काम है, ठीक है। वो समराइज करके देगा। आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने 10 आर्टिकल सर्च किए हैं या आर्टिकल भी सर्च करके देगा आपको। 10 आर्टिकल सर्च किए हैं, उसमें से आपने इंट्रोडक्शन पार्ट कॉपी किया,
10 आर्टिकल्स का और आपने कहा कि इसको समराइज कर दो। ये 10 आर्टिकल्स के इंट्रोडक्शन को समराइज करके जब इंट्रोडक्शन बनाएगा तो वो आपका इंट्रोडक्शन, वो आपने उसको रेफरेंस करना, उसको रिफ्रेश करना। एथिकल काम है, जो काम हम खुद कर रहे थे अब वो एक कंप्यूटर सिस्टम तमाम चीजों को लेके समराइज कर देता है। ठीक है, अगर आप उसके वर्ड काउंट से मतलब क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, कम है, तो आप उसको लिख दें कि इसको कंसाइज करें, वो उसको कंसाइज करके देगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अगर आपने लिटरेचर रिव्यूज के थ्रू करवाया, 10 आर्टिकल्स फाइंड किए, ठीक है, और 20 आर्टिकल्स आपने फाइंड किए, ठीक है, और उसके बाद इसके इंट्रोडक्शन कॉपी करके आपने इसको कमांड दी, कितनी देर लगेगी आपको कॉपी पेस्ट करने में? 1 मिनट। 10 आर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन कॉपी पेस्ट करके इसके ऊपर पेस्ट करना है और इसको कमांड देना है कि समराइज द अबव इंट्रोडक्शन ऑफ 10 आर्टिकल्स। ये आपको समराइज करके एक पेज की समरी बना के दे देंगे, जो कि आप इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। ठीक, नहीं, आर्टिकल सर्च नहीं करता। आर्टिकल्स आपको बता देगा कि ये 10 आर्टिकल्स इस टॉपिक पे मौजूद है, लेकिन आर्टिकल्स को ओपन करके उसको समराइज नहीं करेगा, उसका एक्सेस नहीं है इसके ऊपर। बिल्कुल, ये बता सकता है आपको, ये जरूर बताएगा आपको कि इन जर्नल्स में ये आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। बिल्कुल, पैराफ्रेज कर दें, रिफ्रेश कर दें। अब इसकी डार्क साइड क्या है? लाजमी सी बात है, वो कौन यूज कर रहा है? ह्यूमंस यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके पास तो सारा मटेरियल है, वो हर चीज करके आपको देगा। ठीक है, इसको कमांड दे, फॉर द अबव क्वेश्चनर क्रिएट अ डमी डाटा फॉर 50 पेशेंट्स। इसका पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि अनएथिकल है, टोटली अनएथिकल, क्योंकि ये क्रिएट कर रहा है डाटा। करते तो हम भी हैं, खैर ऐसी बात नहीं है, 20 को 40 कर देते हैं। ठीक है, जो कि अनएथिकल काम है। ठीक है, टोटली अनएथिकल काम है, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस आपके पेशेंट्स पे आएगा जो आपका आर्टिकल रीड करता है, जिसने अपनी प्रैक्टिस बदल ली आपका आर्टिकल देख के। ठीक है ना, और उसके साथ उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उसका सवाब या उसका गुनाह इनडायरेक्टली आपके बुक में जा रहा होगा। ठीक है ना, तो ये अनएथिकल रिसर्च का नुकसान। ठीक है, लेकिन ये आपको सब कुछ करके दे रहा होता है। ठीक है, अब इससे आप कमांड दें, ये डाटा आ गया आपके पास, अब इसको कमांड दें कि काइंडली एनालाइज द डाटा एंड क्रिएट अ टेबल्स। इन टेबल्स को आप कॉपी करके वर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपसे कहा जाता है कि एक ही रो के अंदर, कॉलम के अंदर एन और परसेंटेज लिखिए। आप इसको कमांड देंगे कि जो रिजल्ट्स हैं उसको एन और परसेंटेज 1 कॉलम में करें, तो ये वो भी करके देगा। ठीक है, इसके जो प्लगइन्स हैं वो एक्सेल के साथ भी है, तो जब आप प्लगइन्स पेड वर्जन खरीदते हैं तो वो आपको ये सारे टेबल्स एक्सेल में और ग्राफ एक्सेल में बना के देता है। ठीक है, यानी वो यहां से शिफ्ट करेगा, प्लगइन को ऑन करेगा और आपके जो भी आपकी कमांड है या प्रॉम्प्ट है उसको एक्सेल में बना के देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें खुद ब खुद कर रहा होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेबल, एक वर्ड लिखेंगे आपको इंटरप्रेट करके दे देगा। हमें 1 हफ्ता लग जाता था पहले एक टेबल को इंटरप्रेट करने में। ठीक है, अब ये आपको 2 सेकेंड 3 सेकेंड्स में करके दे रहा है। ठीक है, इसी तरह आप रिजल्ट्स को कॉपी करेंगे और यहां पे पेस्ट करके इसको कहेंगे कि काइंडली राइट द डिस्कशन पार्ट फॉर एन आर्टिकल। ये डिस्कशन पार्ट आपको लिख के देगा। ठीक है, उसमें आर्टिकल्स आपको बताएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली, लेकिन अगर आपके पास 10 से 20 आर्टिकल्स पहले ही मौजूद हैं तो आप इसको वो आर्टिकल्स शेयर कर दें। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दें, तो ये उसी में से चीजों को डेवलप कर रहा हो। ठीक है,
अब सिंपली एक कमांड इसको अगर हम दें, आपने इसको कमांड दी कि एक रिसर्च प्रपोजल डेवलप करना, तो इसने रिसर्च प्रपोजल डेवलप करना शुरू कर दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको थोड़े से रेफरेंसेस लेना पड़ेंगे लिटरेचर रिव्यू के अंदर। ठीक है, क्योंकि यार इसको आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा एक रिसर्च प्रपोजल एक आउटलाइन बना के दे देता है। इसमें इससे अच्छी कमांड एक और है। इस कमांड का फायदा ये है कि ये इसमें आपको एक एक चीज बताएगा कि आपको इंट्रोडक्शन में किन टॉपिक्स के ऊपर क्या क्या चीजें लिखनी है। ठीक है, तो हर चीज की आउटलाइन आपको दे रहा होगा कि क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किस जगह पे कौन सी चीज लिखनी है प्रपोजल के अंदर। तो ये कंप्लीट आपको गाइड देगा कि आपने इस पोर्शन के अंदर, जैसे कंक्लूजन है तो कंक्लूजन में क्या चीज होनी चाहिए। नंबर 1, रिसर्च ऑफ द रिकैप ऑफ द रिसर्च एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। समरी ऑफ प्रपोज रिसर्च मेथोडोलॉजी होना चाहिए। एंटिसिपेटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड कोविड-19 रिसर्च होनी चाहिए। एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोटेंशियल लिमिटेशन एंड चैलेंजेस होना चाहिए। इन्विटेशन फॉर कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट फॉर रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। हम सीनियर्स को क्या फायदा है, ये तो हो गया आपका काम कि आप एज अ पीजी ट्रेनी आपने अपना रिसर्च प्रपोजल सुपरवाइजर को दिया, सुपरवाइजर ने 1 महीना रखा क्योंकि टाइम नहीं होता उसके बाद भी। ठीक है, वो आपसे कहेगा कि सॉफ्ट कॉपी भेजोगे। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी को कॉपी पेस्ट करेगा और चैट जीपीटी पे पेस्ट करेगा और लिखेगा कि काइंडली कमेंट्स ऑन द अबव रिसर्च प्रपोजल इंक्लूडिंग वीकनेसेस, डेफिशिएंसीज एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है ना, ये और उसके साथ में ये काम आप पहले भी कर सकते हैं सुपरवाइजर को सबमिट कराने से पहले। ठीक है, और उसमें आप लिख देंगे, उसमें ऐड कर देंगे कि काइंडली प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर अबव। वो आपको साथ में वीकनेसेस बताएगा और उसके साथ में किस तरह करेक्ट करना है ये भी बता देगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होंगी। आप इससे एक चीज पूछें और दोबारा वही चीज पूछें तो ये रीजनरेट करता है दोबारा नए सिरे से। इसमें एल्गोरिथम्स हैं या मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है। इसमें एआई का प्लेजरिज्म आएगा। आप टर्निटिन जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ऑथेंटिकेट, टर्निटिन, उसमें एआई डिटेक्शन है। ठीक है, और वो एआई डिटेक्शन करेगा 100%, 50%, 20%, 30%। ठीक है, तो इस पे रिफ्रेजिंग करनी पड़ेगी आप, जैसे डिफरेंट टूल्स हैं रिफ्रेजिंग के। ठीक है, उसमें भी आप हेल्प आउट के ले सकते हैं। कौन सा रिफ्रेजिंग टूल बहुत कॉमन है? स्पिन बॉट है, क्विल बॉट है। ठीक है, तो बेइंतहा हर चीज मौजूद है। ठीक है, और इसके बाद एआई प्लेजरिज्म, उसको भी करने के लिए वो भी टूल्स आ जाएंगे रिफ्रेश करने के लिए। मैंने करवाया है इससे। मैंने कहा कि मैंने ये आर्टिकल लिखा है और इसको आप रिफ्रेश कर, और इसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया कि मेरा टर्निटिन में 60% प्लेजरिज्म आया है, तो आप इसको रिफ्रेश कर तो कुछ कम हो जाता। खुद नहीं कर सकते। ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ा सा रिड्यूस करता है जब आप इससे कहेंगे। हाँ, नहीं, ऑनलाइन भी आपके पास बहुत सारे मौजूद है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं। ठीक, ओके जी। तो सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं आप इसका सॉल्यूशन मांग सकते हैं इससे। ठीक है, ये सॉल्यूशन देगा इसका। ठीक है, आपको बताएगा कि करना क्या है। ठीक है, ओके जी। कोई सवाल यहां तक? बिल्कुल, वो आपको प्लगइन्स लेना पड़ेंगे फिर। अभी तक मैंने कोई ऐसी चीज देखी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो इसके प्लगइन्स हैं चैट जीपीटी 4 के, उसमें कोई ओसीआर का फंक्शन हो कि आप ओसीआर के थ्रू स्कैन करते हैं और वो पूरा फॉर्म इसके पास जाए और इसको कन्वर्ट करता रहे। तो टेबल आप बाहर से बना के इस पे पेस्ट कर दें। बिल्कुल,
टेबल बना के आप इसमें, जैसे हमने किया था अभी, टेबल उसको पेस्ट कर दिया था। जी हाँ, ओके जी, कोई और सवाल? ठीक है, तो सिर्फ आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी टूल्स अब हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे एआई टूल्स हैं, ये चैट बॉट है, चैट जीपीटी है, ठीक है, ये हमें हेल्प आउट करने के लिए, ठीक है, चीजों को समराइज करना, उसमें से मेन पॉइंट्स निकालना, ठीक है। आप जर्नल क्लब करते हैं, आप लोग जर्नल क्लब में आर्टिकल आपको मिलता होगा और आपसे कहा जाता होगा इसको प्रेजेंट करें, उस आर्टिकल की कॉपी पेस्ट करें और इससे कह दें कि मुझे समराइज कर दे जो भी आपकी हेडिंग्स हैं, तो ये आपको 3 सेकंड में जो उसके मेन पॉइंट्स हैं आर्टिकल के, वो समराइज करके दे देगा। उसके बाद इसको कमांड दें कि ये जो मटेरियल है इसको पावर पॉइंट स्लाइड्स में कन्वर्ट कर दें, तो ये आपको स्लाइड्स के पॉइंट्स लिख के दे देगा, जो सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करके पावर पॉइंट पे लगाने हो। अगर आपका प्लग इन है तो डायरेक्ट पावर पॉइंट स्लाइड बना देगा, ठीक है। तो कितने अच्छे तरीके से या पॉजिटिव वे में हम इसको यूज करते हैं वो हमारा काम, ठीक है ना, ये तो हमारे हेल्प आउट के लिए। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव वे में यूज करना चाहते हैं तो नेगेटिव वे में ये यूज करेगा, ठीक है ना। जैसे एसपीएसएस है, एसपीएसएस से आप कुछ भी करवा लें, कोई भी डाटा एनालाइज करा लें, वो गलत या सही आपको करके दे देगा, ठीक है। इसी तरह ये भी है, ठीक है। तो कितने पॉजिटिव वे में आप यूज करते हैं ये आपका काम। इससे समराइज कराएं चीजों के मेन पॉइंट्स, लिटरेचर रिव्यू करवाएं, मेथोडोलॉजी की गाइडेंस लें, क्वेश्चनर बनाएं, उसमें चीजों को ऐड करें। देखिए ये क्वेश्चनर जो आपको बना के दे रहा है ये कहीं ना कहीं से तो इंफॉर्मेशन ले रहा है ना, ठीक है। तो आप उसको रिव्यू करेंगे अपने हिसाब से, उन चीजों को चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे जितने भी सुपरवाइजर्स हैं या सीनियर्स हैं उनके पास जितने भी जर्नल्स हैं वो रिव्यू आर्टिकल के लिए भेजते हैं, ठीक है ना, और उसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता, वो खिदमत खल्क का काम है, ठीक है। तो अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो जो आर्टिकल आया है उसका कॉपी पेस्ट करते हैं इसमें और इसके कहते हैं कि इसको कमेंट्स कर दो एज अ रिव्यूअर। वो कमेंट्स करके आपको एक पेज पे सारे करके 5 सेकंड के अंदर दे देता है। तो आप रिव्यूअर को भी कोई एतराज नहीं है पेपर रिव्यू करने में, क्योंकि उसका टाइम नहीं लग रहा, ठीक है। ओके जी, आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, एक रिक्वेस्ट है जितने भी लोग हैं, मैंने कोई आईटी नहीं पढ़ी, मैंने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स नहीं किया, दुनिया ओपन हो रही, इंफॉर्मेशन जितने ये यूट्यूबर्स बैठे हैं ना ये घंटों घंटों लगाते हैं कोई टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए, ये इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, ठीक है उसको पैसा वो जनरेट कर रहा है, उससे हमें गर्ज नहीं, लेकिन वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन देता है, हमें जमा करके देता है। आप वीडियोस देखें, 2 मिनट 3 मिनट की वीडियोस होती है, ठीक है, और वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा कि किस तरीके से आपने इसको रन करना है, कैसे आपने चीजें निकालनी है। 2-2 3-3 मिनट्स की वीडियोस हैं, तो नॉलेज ओपन हो गई है, ठीक है ना। पहले लेक्चर पढ़ाने के लिए हम बुक्स पढ़ते थे, अब लेक्चर पढ़ाने के लिए हम यूट्यूब पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप 3 यूट्यूब्स देखते हैं तो आपको पता लगता है कि लेक्चर डिलीवर कैसे होता है, किस तरीके से लोगों की मेमोरी बढ़ाई जाती है, किस तरीके से लोगों को रिटेन किया जाता है, मतलब रिटेंशन करवाई जाती है, ये सब आपको वीडियोस बताती हैं। देखिए नॉलेज सीनियर के पास, सबके पास है नॉलेज, में आप उसको चेक कर लेंगे, लेकिन उसको टीच कैसे करना है ये कौन करेगा। आप इसको कमांड दें, राइट एन एमसीक्यू, ठीक है, एक एमसीक्यू में बना देता हूं टॉपिक, सर आप कोई भी बता दें मुझे, उसका क्या चीज, उसके क्या किस चीज के ऊपर, मैनेजमेंट। आपने किसी भी बुक से कोई टॉपिक पढ़ा, उसको आप, उसकी पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है, आपने उसको कॉपी पेस्ट किया और यहां पे इसको पेस्ट किया, ठीक है, और इसको कमांड दी कि मुझे 10 एमसीक्यूज इसमें से बना के दो और विदाउट की। आप उन्हें एमसीक्यूज को सॉल्व करें, आपको पता लग जाएगा कि आपने कितना रिटेन किया,
आप उसको बिल्कुल, अगर आप उसको शुरू में ही प्रॉम्प्ट देंगे कि विद की, तो वो आपको विद की देगा। अगर आप उसको प्रॉम्प्ट नहीं देंगे तो फिर वो आपको मतलब की नहीं देगा, और बाद में की देना शुरू कर देगा। ठीक है, जितने सुपरवाइजर्स हैं या जितने भी एकेडमिक्स वाले लोग हैं, आप लोगों का एक मेरे ख्याल में, मुझे नहीं आइडिया नहीं है, FCPS में ऑस्पी या ऑस्की एग्जाम होता है जिसमें आपके कुछ ऑब्जर्व अनऑब्जर्व स्टेशन होते हैं जिसमें आपको लिखना भी होता है कॉपियों के ऊपर, वो कॉपियां चेक होती हैं। ठीक है, उसके लिए सुपरवाइजर्स को बुलाया जाता है। ठीक है, अभी मैंने एक प्रैक्टिस की, ऐसी एक एग्जाम था, उसमें कुछ कॉपियाज आई हुई थी, उनको मैंने उनके आंसर्स को मैंने OCR किया, और उस OCR करने के बाद मैंने उनको उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में चेंज किया, और वर्ड डॉक्यूमेंट के बाद मैंने सारी ऑस्पी जो कैंडिडेट्स ने की थी, लेट सपोज ऑस्की नंबर 1 था, ठीक है, जिसमें लोगों ने उसकी डायग्नोसिस लिखी थी, उसकी मैनेजमेंट लिखी थी, ठीक है ना, वो मैंने यहाँ पेस्ट की, और उसके बाद मैंने इसको एक की प्रोवाइड कर दी। ये एग्जैक्ट की है, ये 10 स्टूडेंट्स के पेपर्स हैं, इनको चेक करके मुझे नंबर्स दे दें। इससे वो काम करके भी एग्जैक्टली काम करके मेरी जिंदगी आसान कर दी। मुझे अब ऑस्की चेक नहीं करनी पड़ती, आप चैट जीपीटी करते हैं। ठीक, तो इससे जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें, हेल्प आउट लेना चाहें, लेकिन बात वो ये सुपीरियॉरिटी, बस ये चीज है कि सुपीरियॉरिटी ह्यूमन इंटेलिजेंस की है, क्योंकि ये बगैर आपकी प्रॉम्प्ट के नहीं चलेगा। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होंगी, जितनी अच्छी क्रिटिकल स्किल्स होगी, जितना आप इसको डीप में लेके जाएंगे, ये प्रोसेस ही डीप लर्निंग का है, इसकी जो थ्योरी है वो डीप लर्निंग है। ठीक है, हम तो सुपरफिशियल लर्निंग करके आए अब तक। ठीक है, ये डीप लर्निंग करता है, तो इसको आप जितना नैरो करते चले जाएंगे, ये उतना आपको एग्जैक्ट चीजें देता जाएगा। अब इसको कितनी डिटेल में और स्पेसिफिक हम करते हैं, ये हमारा काम, इट इज कॉल्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो सुपीरियर तो हम हैं, अभी है तो ये हमारे ताबे ही, लेकिन मतलब हमारे कंट्रोल में ये कि हम जो इसको प्रॉम्प्ट देते हैं ये वही करता है, खुद ब खुद चलना शुरू नहीं करता। ठीक है, आप इसका कोई प्लग इन लेंगे, प्लग इन में आप इसको वॉइस के थ्रू भी चला सकते हैं, आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसको वॉइस कमांड देंगे, काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जो लोग कह रहे हैं ना कि होमवर्क खत्म हो गया स्कूल का, वो ऐसे ही खत्म होगा, वो ऐसे ही खत्म होगा। ठीक है, मैथ्स के प्रॉब्लम्स हैं, वो आप कॉपी पेस्ट करें, OCR करें, बुक को वर्ड में कन्वर्ट करें, कॉपी पेस्ट यहाँ पे करें, और से कहें कि इस प्रॉब्लम, मैथ प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन दे दें, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करके दे दे। ठीक है, तो क्या हम अपने बच्चों को इस चीज से रोकेंगे? बच्चों को अभी शायद 80-90% बच्चों को नहीं पता ये, शायद, लेकिन जिस दिन ये पॉपुलर होना शुरू होगा बच्चों में, 5th ग्रेड, 6th ग्रेड, 7th ग्रेड, ठीक है, आपका एग्जाम पेपर, मैट्रिक इंटर का एग्जाम पेपर, ठीक है, आप एक और एग्जाम्पल दे दें, लेट सपोज एग्जाम शुरू हुआ 9 o'clock को, 9-10 पे पेपर बाहर आ गया फोटोकॉपी होके, उसके बाद उसका आपने OCR किया, वर्ड डॉक्यूमेंट में चेंज किया और इसके ऊपर पेस्ट किया, और इससे बोले कि मुझे आंसर दे दो, ये पूरी की बना के 10 सेकंड्स के अंदर देगा, उसको कॉपी पेस्ट हुआ, प्रिंट आउट हुआ, सेंटर्स में चला गया। नेगेटिव इम्पैक्ट है इसके। बात तो ये कि आप इसको किस तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम, किस बाउंड्री पे रोकना है, नो डाउट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अपने मौजूद स्पीकर को एक फूलों को गुलदस्ता देने के लिए मैं पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन कराची के सदर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तकी और साथ में प्रोफेसर डॉक्टर सनोवर अली जो हमारी टीमा कराची के रिसर्च सेल के इंचार्ज हैं, और डॉक्टर उमर सुल्तान, तीनों से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और डॉक्टर अतहर मजीद को फूलों का गुलदस्ता यादगारी के तौर पर पेश करें।
बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की सपोर्ट के लिए एस्पेन फार्मा का शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों के लिए दो ऐलान आते हैं। पहला ऐलान कि आप लोगों को फीडबैक फॉर्म जो है ऑनलाइन लिंक के जरिए अभी 1 बजे मिल जाएगा, तो आप लोगों ने फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिन जिन पार्टिसिपेंट्स का जो ऑनलाइन है और जो फिजिकल हैं, हमारे पास फीडबैक आएगा। एक तो हम उसको कंपाइल भी करेंगे, दूसरा ये कि हम उसको उसकी बुनियाद पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो ईमेल कर देंगे। और जिन लोगों की सिर्फ रजिस्ट्रेशन है और पार्टिसिपेशन नहीं है और फीडबैक नहीं है, तो उनको हम ये काम नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आप अपना फीडबैक जरूर दें, ये हमें ओवरऑल एक्टिविटी को बेहतर करने में मदद मिलेगा। तो आप लोग अपना ये काम जरूर कर दीजिएगा। मैं आखिर में प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तकी, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, काउंसलर ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ऑफ पाकिस्तान एंड प्रेसिडेंट पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन कराची से गुजारिश करूंगा कि वो इख्तितामी गुफ्तगू पर इस CME का इख्तिताम करें। डॉक्टर प्रोफेसर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अब्दुल मालिक बुलाने का और करने का। मुख्तसर गुफ्तगू करना चाहूँगा। एक बहुत उम्दा जो है आपने अभी प्रोग्राम सुना, नए एवेन्यूज़ डॉक्टर अथर ने आपके लिए खोल दिए। मैं डिस्कशन सुन रहा था कि अब CPSP का काम भी आसान हो जाएगा, रिसर्च आर्टिकल्स का काम भी आसान हो जाएगा, और हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपनी बहुत सारी चीज़ें बेहतर जो है वो कर सकेंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात अथर साहब ने की कि इसको हमें ट्रू सेंस में करना है, नेगेटिव चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, जो चीज़ें खिलाफ कानून हैं और खिलाफ इस्लाम है उस तरफ नहीं जाना है। जो जायज़ है उसको इस्तेमाल कर लीजिए, जो उसमें गलत है वो ना कीजिए। 20 केसेस किए हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन करवा लीजिए, उसको 40 ना करें। ये उन्होंने फिगर भी ये दी थी कि 20 को 40 ना कीजिए। तो इसके बारे में ये बिल्कुल बेसिक बात जो है मैंने आप लोगों को कह दी कि आप लोग इसको, इन चीज़ों को आगे ले जाने वाले हमारा मुस्तकबिल है। एक दो कलिमात CPSP के बारे में। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर और कोई भी जो है वो लूप होल के बगैर काम करने की कोशिश करता है। हम हर चीज़ को जो है वो रेट करते हैं। आप में से हर रेजिडेंट और हर सुपरवाइजर, मेरे उसको दावत है कि जब चाहें वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे मैं यहाँ पर मौजूद होता हूँ 12 बजे CPSP में। DNRP में आ जाएं या काउंसलर ऑफिस आ जाएं, सेक्रेटरी साहब के बराबर में जो कमरा है, तो मैं वहाँ मौजूद होता हूँ 12 बजे ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो कोई भी चीज़ डिस्कशन करनी हो, कोई प्रॉब्लम समझना हो, कोई मसला अपना हल करना हो या कोई तजवीज़ देनी हो, यू ऑल वेलकम। ये थी पीमा के बारे में आखिरी बात। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे ऑर्गेनाइजर्स का, स्पेशली डॉक्टर अब्दुल मालिक जो प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी हैं, डॉक्टर उमर सुल्तान जो इसके रूह रवां थे, उन्होंने सारा मुनक़िद करवाया, प्रोफेसर सनवर जो यहाँ तशरीफ़ लाए, वो अथर साहब से भी सीनियर आदमी हैं इसमें। अथर गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सीनियर है कि नहीं है ये? वो साथ साहब अच्छा सीनियर है। और प्रोफेसर औरंगजेब अभी नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे, वो चले गए हैं, तो प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं। तो इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये अरेंज किया। पीमा जो है वो हमेशा अपने इन डोमेन्स में काम करती रहती है। सबसे मेन जो है वो CME है, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन। सेकेंड पीमा का काम जो है वो रिलीफ है, और थर्ड उसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो यहाँ भी आपने मिशन स्टेटमेंट देखा होगा कि हमने जो है वो जो डॉक्टर्स जमा हो जाएं उनको अल्लाह और रसूल के बताए हुए उसूलों के मुताबिक जो पाबंदी है उसके अंदर काम करना है। अपने मरीजों को भी वैसे देखना, अपनी ट्रेनिंग भी वैसे ही करना और वैसे ही एक्ट करना, ये पीमा का असल टारगेट है। तो आप सबको दावत है कि पीमा के साथ शरीक हों और काम करें। और मुझे कहते हुए कोई जो है बात नहीं है कि पीमा इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डॉक्टर्स इन पाकिस्तान। तो इसके रेगुलर रजिस्टर्ड मेंबर्स जो हैं वो मोर देन 5000 हैं। कोई एसोसिएशन पाकिस्तान की इस वक्त इससे ज़्यादा रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स की नहीं है। मैं सोसाइटी ऑफ सर्जन्स का भी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, उसके पास भी इतने नहीं इधर सर्जन्स ही होते हैं, उनकी एक तादाद मुख्तसर है। तो पीमा इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके साथ आ सकते हैं और आप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम कर और सीख सकते हैं। हमारे लिए जो मजीद करना चाहें, अब हमारा मुस्तकबिल है, मेरे बच्चे हैं, मेरा मुस्तकबिल है। मैं इनके ज़रिए अपनी कम्युनिटी को और पाकिस्तान को आगे जाते हुए देखना चाहता हूँ। ये मेरी आखिरी बात थी। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया।
अब इसी गुफ्तगू पे हम इख्तिताम करेंगे। जो हमने कोशिश की थी कि टाइम की पंक्चुअलिटी को भी हद्दुल इम्कान पूरा किया जाए, तो 1 बजे का था, शायद 1:05 या 1:07 हो गए होंगे। तो आप लोगों के लिए जो हल्का फुल्का सा लंच यहीं पर है। मैं फैकल्टी से गुजारिश करूंगा डॉक्टर उमर के साथ वो नीचे चले जाएं, तो वहीं पे होगा। तो आप तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन का शुक्रिया वंस अगेन। इंशाल्लाह हमारी अगली जो CME है वो उसकी डेट अनाउंस हो जाएगी, वो ECG पे वर्कशॉप है, तो फिर उसकी तफसीलात हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।